नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपरा विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हम जिन इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्टली 2022 के ही पेपर हैं। ये पेपर भी 20 मई 2022 का है, जेईएन का है, कनिष्ठ अभियंता का है। तो इसमें केवल हम आपको प्रश्नोत्तर ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्रत्येक प्रश्न को विश्लेषणात्मक रूप से देख रहे हैं। उनके प्रत्येक जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों से संबंधित और उन प्रश्न के आसपास में किस प्रकार से आपको और सवाल बन सकते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एक विश्लेषणात्मक रूप से हम देख रहे हैं। हालांकि इस पेपर में 40 ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन चीज़ों को डिटेल में बताते हुए लगभग हमें 1 घंटे का भी समय इसमें लग सकता है। तो आप अच्छी तरीके से इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को देखिए। निश्चित तौर पर आपको ये जो 40 सवाल है, ये 100-150 सवालों के बराबर इनमें हम विश्लेषणात्मक रूप से चीज़ों का डिस्कस करेंगे। आगामी आपकी रीट थर्ड ग्रेड एग्जाम, इसके लिए पीटीआई हो गई या वन रक्षक, वनपाल, आरओ, ईओ, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं वो भी आप स्वयं का मूल्यांकन करते हुए भी चलते रहिए, और साथ ही साथ आप और भी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। जो आरओ ईओ की वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने टॉपिक वाइज 60 टेस्ट है पार्ट ए के लिए स्टार्ट किया है, जो कि कल से स्टार्ट होंगे, 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे, जिनमें सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। और इस पे शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए 50% की विशेष छूट भी आपको दी जा रही है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड टीचर के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए भी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। अच्छी तैयारी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है उससे संबंधित आपको 50 से 100 तक सवाल मिलेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। इसके अलावा भी अगर आप इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की सेपरेटली टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो भी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। आपके लिए ये टेस्ट सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि इसके बारे में भी आपको जानकारी रहे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो चलिए, ये जो जेईएन का पेपर है इनका विश्लेषण है वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश और हाड़ौती। तो वंश भास्कर ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल क्या है? तो डिंगल राजस्थानी जो भाषा है उसका साहित्यिक रूप डिंगल भाषा को कहा जाता है। और पश्चिमी जो मारवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थानी है, उसका अगर विशुद्ध रूप कहे तो भी आप डिंगल को कह सकते हैं। वंश भास्कर ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो वंश भास्कर लिखी थी सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो सवाल काफी बार पूछा भी गया है कि सूर्यमल मिश्रण किसके शासनकाल में रहे हैं या किस राज्य से संबंधित है? तो ये बूंदी राज्य के राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कि वंश भास्कर और एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर सतसही, राम रंजाट, सती रासो, बलवंत विलास, छंद म्यूक छंद। तो ये सूर्यमल मिश्रण जी की महत्वपूर्ण रचना है, वंश भास्कर, वीर सतसही, राम रंजाट, सती रासो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये सवाल है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट रीजन सबसे बड़ा कौन सा है? विकल्प है शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, अंतर प्रवाही शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है,
तो भौतिक प्रदेश के बिहाफ पर शुष्क पश्चिमी मैदान को सबसे बड़ा है वो बता देते हैं, लेकिन ये गलत है। राजस्थान के अगर कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के कुल 10 कृषि जलवायु खंड है, जिसमें कि सबसे बड़ा है उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, जिसे कहते हैं फर्स्ट सी, ठीक है। और सबसे छोटा है वो है केवल आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान जिसे फोर्थ बी कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। आइए इनको मैप के जरिए देख लेते हैं ताकि आपका अच्छी तरीके से ये चीज कवर हो जाए। वैसे इसके लिए अलग से वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसे भी। तो देखिए ये जो फर्स्ट सी है, फर्स्ट सी, ये अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, जिसमें कि आपका बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर और चूरू जिले का जो पश्चिमी भाग है मुख्यतया ये आपका फर्स्ट सी में आता है। और कई बार तो सीधे कोडवर्ड में ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। इसमें दे देंगे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सी को आपको चूज करना है, ठीक है। और सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है वो आपका फोर्थ बी है, ठीक है। फोर्थ बी यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, 10 कृषि जलवायु खंड है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और मोस्टली पूछा जाता है, जिले भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है, तो ये थर्ड ए के है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। या फिर पूछ लेंगे राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा है वो कहाँ पर, कौन से जलवायु खंड में होती है, तो वो होती है 5वें में, 5th में। सबसे कम जो वर्षा है वो फर्स्ट सी में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आपको घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं। इसके लिए अच्छी तैयारी के लिए कृषि जलवायु खंड का सेपरेटली वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर है, तो वो आप अवश्य देखिए, आपका पूरा अच्छी तरीके से ये पोर्शन कवर हो जाएगा। सोम कागदर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है ये आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो सोम कागदर कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है, सोम कागदर। और एक है सोम कमला अंबा, क्या नाम है, सोम कमला अंबा। तो सोम कमला अंबा कहाँ है, तो सोम कमला अंबा है आपकी डूंगरपुर में, ठीक है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम कागदर है ये आपकी उदयपुर में है। और एक सोम माही और जाखम का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो त्रिवेणी संगम भी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, नवा टापरा नामक स्थान पर ये त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, जो मिनरल और माइनिंग एरिया दिया हुआ है, खनिज और खनन क्षेत्र दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गार्नेट, राजमहल, पन्ना, राजगढ़, घिया पत्थर, ऋषभदेव और रॉक फास्फेट सलादीपुरा। तो ये सही से सुमेलित नहीं है, क्योंकि सलादीपुरा ये आपका कहाँ पर है, सीकर जिले में है। और सलादीपुरा में क्या पाया जाता है, पाइराइट, पाइराइट, रॉक फास्फेट और एक खनिज है जिसका नाम है जिप्सम। ये तीनों ही उर्वरक खनिज है, फर्टिलाइजर्स जो मिनरल्स है, ठीक है। भूमि की जो उर्वरता क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, पाइराइट का, रॉक फास्फेट का और जिप्सम का। एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने सवाल भी पूछा था कि निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है, जिसमें विकल्प पाइराइट, रॉक फास्फेट और जिप्सम तीनों ही थे। तो ये तीनों ही उर्वरक खनिज है। और राजस्थान में पाइराइट केवल एक ही जगह से होता है, वो सीकर के सलादीपुरा से। रॉक फास्फेट की बात करें तो रॉक फास्फेट आपका उदयपुर के जामर कोटड़ा नामक स्थान से रॉक फास्फेट होता है, सबसे ज्यादा उदयपुर में ही होता है। घिया पत्थर उदयपुर के ऋषभदेव से, ठीक है, इसे सोप स्टोन भी कहते हैं। अब बात करते हैं गार्नेट की। तो गार्नेट जिसे, इसका जो गार्नेट का सबसे ज्यादा अगर भंडार की बात करें तो ये राजस्थान के एक तो
राजमहल में, ये राजमहल कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है। इसके अलावा अजमेर के जनकपुरा, जनकपुरा और सरवाड़, अजमेर के जनकपुरा और सरवाड़ में भी किसका होता है? गारनेट का उत्पादन होता है। गारनेट में, गारनेट को अगर हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं तांबड़ा। ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है, तांबड़ा भी पूछ लिया जाता है, कई बार गारनेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो गारनेट और तांबड़ा एक ही चीज है। इसका राजस्थान में उत्पादन है राजमहल, टोंक और अजमेर के जनकपुरा और सरवाड़ में इसका उत्पादन है वो होता है। पन्ना की बात करें तो पन्ना को हरी अग्नि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल भी पूछा था कि किस खनिज को ग्रीन फायर कहते हैं, हरी अग्नि कहते हैं, तो ये पन्ना को कहते हैं। पन्ना का अगर राजस्थान में देखें तो उदयपुर राजसमंद में सबसे ज्यादा पन्ना का है वो पन्ना के भंडार है, जिसमें कि काला गुमान, टिक्की, गडबोर और गोगुंदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एमराल्ड, एमराल्ड यानी पन्ना, काला गुमान, एक है टिक्की, गडबोर, गोगुंदा, ये उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र है। इसके अलावा आपका एक अजमेर का कौन सा है? राजगढ़। ये आपके किसके हैं? पन्ना के हैं, एमराल्ड के हैं। तो पन्ना सभी देख लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। गारनेट की बात करें तो गारनेट को तांबड़ा भी कहते हैं। गारनेट के राजस्थान में भंडार एक तो आपका राजमहल टोंक में और अजमेर के जनकपुरा और सरवाड़ में है। पन्ना के भंडार की बात करें तो पन्ना को हरी अग्नि और ग्रीन फायर कहते हैं। इसका राजस्थान में भंडार की बात करें तो राजगढ़, अजमेर में। इसके अलावा आपका काला गुमान, टिक्की, गडबोर, गोगुंदा में इसके प्रमुख भंडार हैं। घिया पत्थर जिसे सोप स्टोन कहते हैं, ऋषभदेव में। रॉक फास्फेट की बात करें तो ये जामर कोटड़ा, डाफन कोटड़ा, बिरमानिया इत्यादि क्षेत्रों में होता है। और सलादीपुरा सीकर में पाइराइट के प्रमुख भंडार है। हमारा जो राइट नहीं है वो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध रखता है? तल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी और रामदेव जी। तो कोलू गांव आपका कहां पर है? फलोदी, जोधपुर में है। सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोलू गांव जो कि पाबू जी से संबंधित है, राजस्थान के कौन से जिले में, यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये फलोदी तहसील, जोधपुर जिले में स्थित है कोलू। ठीक है। यहाँ बाबू जी का जन्म हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं विकल्पों की। तो तल्लीनाथ जी की बात करें तो जालोर का जो पंचोटा गांव है ये तल्लीनाथ जी से संबंधित है। और एक नाम आता है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जी से संबंधित स्थान है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी आयोजित होता है चैत्र मास में। ठीक है। लूनी नदी के तट पर है। पाबू जी कोलू बता ही दिया। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में गुर्जर समुदाय के प्रमुख लोक देवता है, आराध्य देव है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म तो हुआ था उडू कासमेर, उडू कासमेर बाड़मेर में आया हुआ है, यहाँ पर जन्म होता है। और आपका रूणीचा रामदेवरा ये जैसलमेर में है, यहाँ पर समाधि स्थल है। ठीक है। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही पाबू जी के संबंध में और बात करें तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। सबसे पहले अगर राजस्थान में किसी व्यक्ति ने ऊंट लाया, यानी कि ऊंट लाने का राजस्थान में श्रेय दिया जाता है, वो पाबू जी को दिया जाता है। और एक राइका या रेबारी है जो ऊंट पालक प्रमुख राजस्थान की जाति है। तो ये जाति भी अपने पाबू जी को अपना आराध्य देव है वो मानती है और पाबू जी की पूजा करती है। ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। छप्पन का जो प्लेन है, छप्पन का मैदान है, ये किसका भाग है? तो छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है। ठीक है। माही बेसिन। एक है छप्पन की पहाड़ी, जो मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, छप्पन की पहाड़ी। तो छप्पन की जो पहाड़ी है ये तो आपकी किस में है? बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत के आसपास में बाड़मेर की जो पहाड़ियां हैं वो छप्पन की पहाड़ी है। और छप्पन का जो मैदान है ये माही बेसिन का भाग है। और
माही नदी है, इसे वांगड़ और कांटल की गंगा कहते हैं और कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। मध्य प्रदेश की जो मेहद झील है वहां से माही नदी का उद्गम है वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? जो रेवेन्यू बोर्ड है राजस्थान में, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1949 यानी कि 12 अगस्त 1949 को राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना है वो हुई थी। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए कि 1956 में राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये 1956 में राजस्थान में प्रभावी हुआ था और राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। राजस्व मंडल राजस्थान के जितने भी राजस्व से संबंधित विवाद है उनके निपटारे के लिए एक राजस्थान का शीर्षस्थ यानी कि टॉप मोस्ट कोर्ट है, न्यायालय के रूप में इसे इसकी स्थापना है वो हुई थी। ठीक है। तो राजस्थान में राजस्व मामलों से संबंधित शीर्षस्थ जो न्यायालय कौन सा है, वो राजस्थान का राजस्व मंडल है, रेवेन्यू बोर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। और राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता ही होगा, राजस्थान राजस्व बोर्ड अजमेर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश के पद है, जजेज के पद है, वो 50% है। कितने हैं? 50 है। ठीक है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना है वो होती है। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो तो कहाँ है? जोधपुर में है। और इसकी जो बेंच है वो आपकी जयपुर में है। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, यानी कि रिवाइव्ड कब हुई? राजस्थान की डिविजनल कमिश्नर जो सिस्टम है, डीसीएस। तो ये देखिए, अगर बात करें संभागीय व्यवस्था की तो शुरुआत में हम जाते हैं 1949 को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। ठीक है। उसके बाद में 1962 में एम.एल. सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया और 1987 में हरिदेव जोशी, इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। यानी कि 1987 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किसने किया? हरिदेव जोशी ने। बंद किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और शुरुआत में इसकी शुरुआत है वो कब हुई और कब पहली बार शुरू की थी? तो 1949 में किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। ठीक है। नवीनतम संभाग की बात करें तो ये है भरतपुर। जून 2005 में इस संभाग की स्थापना है वो होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथरा की पाल से संबंधित बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड है। राजस्थान में अगर बात करें लोहा की, इसके अलावा सीसा, जस्ता, तांबा, तो इनसे संबंधित मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। नाथरा की पाल है, ये आपकी उदयपुर में है नाथरा की पाल, और एक नाम है थुरुंडेर। ये राजस्थान में लो एश के प्रमुख यहाँ पर भंडार हैं। अगर लो एश की बात करें तो लो एश के प्रमुख भंडारों में राजस्थान में नाथरा की पोल, थुरुंडेर, जयपुर का मोरिजा बानोला जयपुर का, इसके अलावा दौसा का नीमला रायसेला, झुंझुनू का डाबला सिंगना, और एक आपका झुंझुनू का आता है बगोली सराय पचलंगी। ये सारे के सारे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, नाथरा की पोल, थुरुंडेर, डाबला सिंगाना, बगोली सराय पचलंगी, ये प्रमुख आपके लोह के भंडार है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। रॉक फास्फेट का मैंने आपको अभी बताया, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर,
टंगस्टन ये एक डेगाना से, और एक सिरोही में है। वालदा में भी टंगस्टन की प्रमुख भंडार है, वालदा और डेगाना। और एस्बेस्टोस की बात करें तो एस्बेस्टोस आपका उदयपुर के ऋषभदेव, ठीक है। इसके अलावा खेरवाड़ा और सलूम्बर में एस्बेस्टोस के भंडार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत चोटी जिले में, सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो राजस्थान की पर्वत चोटी से संबंधित सवाल है। कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा और सिरोही। तो राजस्थान की सर्वोच्च जो पर्वत चोटियां है वो सिरोही में ही अवस्थित है, और कमलनाथ है ये आपकी सिरोही में नहीं है। तो कहाँ है? तो ये आपकी उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर, ठीक है। अब बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही में सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी 1597 मीटर के साथ में शेर है। तीसरी है आपकी देलवाड़ा 1442, और चौथी है ये आपकी जरगा है जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, ठीक है। तो जरगा यानी कि तीन जो टॉप चोटियां हैं, गुरु शिखर, ठीक है, उसके बाद में शेर और देलवाड़ा, ये तीनों ही आपकी कहां पर है? ये सिरोही में है। लेकिन जरगा है ये आपकी उदयपुर की है। तो आपसे पूछा जाए कि उदयपुर राजसमंद की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी जरगा 1431 मीटर, ठीक है। और कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ भी उदयपुर में है, 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1001 मीटर कमलनाथ की ऊंचाई। और अरावली पर्वत चोटी की बात करें तो इसकी राजस्थान में टोटल जो लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है, और कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, ठीक है। और यह किस प्रकार की पर्वत चोटी है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत चोटी है अरावली पर्वत श्रेणी, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजोन पार्क राजस्थान में कहां पर डेवलप हो रहा है? तो ऑक्सीजोन पार्क का विकास राजस्थान के कोटा जिले में हो रहा है। लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए के यहाँ पर खर्च होने की संभावना है, और ये सबसे बड़ा ऑक्सीजोन पार्क है, ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए जा रहे हैं। फोल्क ड्रामेस्टिक जो नानूराम है ये किस ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं? तो शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल और कुचामनी ख्याल। तो कई बार हमने डिस्कस किया है। अगर नानूराम से संबंधित सीधे प्रश्न ना भी पूछा गया हो तो हमने विकल्प में भी आपको कई बार बताया है ये चीज कि शेखावटी ख्याल के दो प्रमुख कलाकार हैं, एक तो नानूराम है और एक क्या नाम है? दुलिया राणा। अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, नानूराम और दुलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित है। जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार मनरंग भूपत खान, मनरंग भूपत खान। हेला ख्याल की बात करें तो ये दोसा का प्रसिद्ध है, और शायर हेला इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कुचामनी ख्याल आप सभी को पता होगा, लच्छी राम, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। शेखावटी ख्याल दुलिया राणा, जयपुरी ख्याल मनरंग भूपत खान, हेला ख्याल शायर हेला, और कुचामनी ख्याल लच्छी राम, ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक चीज के साथ में आपको और भी कई सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो बताते हुए चल रहा हूं, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो। और कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी का भी यही पैटर्न रहता है कि जो आपको एक बार ऑप्शन में दिए हैं दूसरी बार वो सवाल बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजें हैं वो देख के चलना है। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो राजस्थान की जो जयपुर रियासत है इसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। अब बात आ गई ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री है क्या? तो ब्लू और पोट्री, ठीक है। ब्लू का मतलब होता है नीला, यानी कि नीले रंग से बने हुए चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी कि चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन जिसमें नीले रंग की चित्रकारी की हुई हो उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। चूंकि इसमें चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है इसीलिए इसे काम चीनी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल पूछा था आरपीएससी ने या आरएसएस भी ने, राजस्थान की किस
हस्तकला को कामचीनी के नाम से जाना जाता है, तो ब्लू पोट्री को कामचीनी भी कहते हैं। ठीक है। जयपुर में, जयपुर के सवाई जो राम सिंह है, इन्होंने राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वप्रथम है वो प्रश्रय दिया था, विकास किया था। और आपके कृपाल सिंह शेखावत, क्या नाम है, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो आपके कृपाल सिंह शेखावत है। इसके अलावा जयपुर की मीनाकारी भी प्रसिद्ध है। जयपुर की क्या है, मीनाकारी, मिनिएचर। और राम सिंह के, सॉरी, मान सिंह के काल में मीनाकारी है, इसका विकास हुआ था। मान सिंह, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, राम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट ए बुक एंटाइटल्ड राजपूत पेंटिंग इन 1916 एडी। तो 1916 में जो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से पुस्तक है, ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत नामक जो पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग है, ये जो पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी जो पेंटिंग है, राजस्थानी चित्रकला है, इनका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये सवाल आपसे घुमा फिरा कर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी पेंटिंग का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया? 1916 में। कहां पर किया? तो राजपूत पेंटिंग में। और सवाल घुमा फिरा कर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है वो कब लिखी? तो 1916 में। यानी कि ऑल ओवर सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। राजपूत पेंटिंग, आनंद कुमार स्वामी, 1916। और इसमें क्या चीज है? तो इसमें राजस्थानी जो पेंटिंग है, इनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत, हिंदुआ सूरज और हिंदू सुल्तान, ये तीन महत्वपूर्ण उपाधि है, मेवाड़ के शासकों की है। अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राय सिंह और महाराणा राज सिंह। तो हिंदूपत की यहाँ पर बात हुई है, तो हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह को। अगर बात करें हिंदुआ, हिंदू सुल्तान की, है ना, हिंदू सुल्तान कहा गया है महाराणा कुंभा को। और महाराणा जो प्रताप है, महाराणा प्रताप को कहा गया है हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को। इसके अलावा महाराणा कुंभा को कई उपाधियां दी गई है, जैसे कि हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है वो है विनव भट्टाचार्य। तो ये महाराणा कुंभा को प्रदान की गई प्रमुख उपाधियां हैं। महाराजा राय सिंह की बात करें तो महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है। तो राय सिंह बीकानेर के शासक थे, जिसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा था। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हिंदूपत महाराणा सांगा को दी गई उपाधि थी। अलवर की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचियाई माता, लटियाल माता और जिलानी माता। तो अलवर की लोक देवी है आपकी कौन सी? जिलानी माता। जिलानी माता कहाँ की है? अलवर की लोक देवी है। और एक अलवर की जो लोक देवी है उसका नाम है नारायणी माता। ये भी ध्यान में रखिए, नारायणी माता, जो कि आपकी सेन समाज की प्रमुख देवी है। ठीक है। सुगाली माता की बात करें तो 1857 की क्रांति के देवी के रूप में सुगाली माता को जाना जाता है। सचिया माता जो ओस वालों की कुल देवी, सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया में है, ओस वालों की कुल देवी है। और ये मंदिर किस काल का है? गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है। ठीक है। लटियाल माता का मंदिर की बात करें तो लटियाल माता का मंदिर है आपका फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में लटियाल माता का मंदिर है। ठीक है। तो अलवर की लोक देवी जिलानी माता।
इसके अलावा अलवर में नारायणी माता का भी प्रसिद्ध मंदिर है। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, सचिया माता गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है, और ओश वालों की कुल देवी के रूप में यहाँ पर सचिया माता का मंदिर है आपका ओशिया जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर का जो शासक है राय सिंह, इनका शासनकाल रहा था 1574 से 1612, यानी कि 1574 में ये महाराजा धीराज की उपाधि के साथ में बीकानेर के है वो शासक बनते हैं। और इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण जो घटना है वो है क्या, जूनागढ़ का दुर्ग। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि जूनागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, तो राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का है वो निर्माण करवाया था। और इसी जूनागढ़ दुर्ग के आगे जयमल और फत्ता की जो पाषाण मूर्तियां हैं वो भी लगाई थी, स्थापित करवाई थी राय सिंह ने। और हमने अभी कहा देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा है, कर्ण कहा है। किसका, कलयुग का कर्ण, किसको, राय सिंह को, सॉरी राजपूताने का कर्ण, राजपूताने का कर्ण कहा है राय सिंह को। अब बात आ गई कलयुग के कर्ण की, तो कलयुग के कर्ण की भी डिस्कस कर लेते हैं। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, ठीक है, तो कलयुग का कर्ण कहा गया है लूण कर्ण को। तो मैंने आपको बताया कि राय सिंह को तो राजपूताना के कर्ण कहा, किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। तो फिर लूण कर्ण जो बीकानेर का शासक था उसको कलयुग का कर्ण किसने कहा, तो इसको कलयुग का कर्ण कहा था किसने, बिठू सूजा ने। बिठू सूजा, बिठू सूजा ने एक ग्रंथ लिखा था प्रसिद्ध जिसका नाम है राव जेत सिंह छंद। और राव जेत सिंह छंद में बिठू सूजा ने लूण कर्ण की जो वीरता है, दानशीलता है, उनका वर्णन करते हुए इसने इसे कलयुग का कर्ण है वो बताया। तो बीकानेर के शासक लूण कर्ण कलयुग का कर्ण, और राय सिंह है ये राजपूताना का कर्ण। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है, तो आपका क्रेसेंट जो शेप्ड सैंड ड्यून्स है इसे कहा जाता है बरखान। बरखान इसे चंद्राकार भी कहते हैं और अर्ध चंद्राकार भी कहते हैं, ठीक है। तो सीप, बरखान, शुभ्र काफी, ये सारे के सारे आपके बालू का स्तूप है। जब छोटी छोटी वनस्पतियां और झाड़ियां हैं उनका अवरोध आ जाता है और उस अवरोध की वजह से रेत के टीले बन जाते हैं भूस्थलीय दौरों में, तो उसे कहते हैं शुभ्र काफी बालू का स्तूप। और सीप से संबंधित तो 2-3 बार सवाल पूछा है आरपीएससी और आरएसएसबी ने। सीप किस प्रकार के बालू का स्तूप है, तो ये आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है। सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, आपको ध्यान में रखना है। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है, जो कि आपके जैसलमेर के चूरू के पालेरी में और जैसलमेर और इसके अलावा आपका श्री गंगानगर के सूरतगढ़ वगैरह में ये इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला प्रमुख, जिला जो प्रमुख होते हैं वो जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान। तो राजस्थान का जो पहला बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है, ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका उदयपुर के सज्जनगढ़ में किया गया था। राजस्थान में अगर बायोलॉजिकल पार्कों की बात करें तो वर्तमान में 5 बायोलॉजिकल पार्क हैं, और छठा है ये आपका पुष्कर में प्रस्तावित है, ठीक है, पुष्कर अजमेर में। तो एक तो हो गया माचिया सफारी जोधपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर, अभेड़ा कोटा, और एक है मरुधरा, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो कि आपका बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो ये राजस्थान के जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क है, इससे संबंधित चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है, घग्गर, शाबी, बाणगंगा और माही। तो रुंडित सरिता राजस्थान की बाणगंगा नदी को कहा जाता है। बाणगंगा नदी का एक अन्य नाम है अर्जुन की गंगा। तो किसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ये भी अगली बार सवाल पूछा जा सकता है। तो बाणगंगा को रुंडित सरिता भी किसे कहते हैं, बाणगंगा को कहते हैं। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी को डेड रिवर कहते हैं, मृत नदी कहते हैं। साबी नदी की बात करें तो साबी को साहिबी भी कहते हैं,
ठीक है, साहिबी। और माही की बात करें तो वांगड़ व कांठल, वांगड़ और कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही को, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। ठीक है, तो ये आपको बाण गंगा, और बाण गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। और घग्गर नदी को आपको ध्यान में रखना है कि बाकी राजस्थान की मोस्टली नदियां हैं जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन जो घग्गर नदी है ये आपकी उत्तर से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और राजस्थान में जो अंत प्रवाह की नदियां हैं उसमें अंत प्रवाह वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है ये आपकी घग्गर नदी है। अंत प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये कांतली है। पूर्णतः राजस्थान लिखा है तो कांतली, और ऐसे ही रेंडमली पूछे तो आपको बताना है घग्गर। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी, सिटी ऑफ हिल्स कहा जाता है डूंगरपुर को। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, गेटवे ऑफ राजस्थान भरतपुर। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को। और पूर्व का पेरिस उदयपुर, यही गलत है। इसमें पूर्व का जो पेरिस है ये आ जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 1787 में की थी। और जयपुर एक सुनियोजित रूप से बसाया गया नगर है। विद्याधर भट्टाचार्य इसके नगर नियोजक थे। ठीक है, तो इसी वजह से जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा गया है, जिस प्रकार से पेरिस एक सिस्टमेटिक ढंग से सुनियोजित रूप से बसा हुआ है। इसके अलावा रमन सी वी रमन ने रंगश्री का द्वीप द्वीप की संज्ञा दी है किसको? जयपुर को। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगश्री का द्वीप जयपुर को किसने कहा है? सीवी रमन ने कहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस और व्हाइट सिटी। ठीक है, ये आपको उदयपुर का कहा जाता है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो आकलवुड यहाँ पर हजारों करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म के फॉसिल्स के अवशेष है वो मिले हैं। तो ये आपका पार्क है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो आकलवुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में है। अगला सवाल है, साहित्यिक कृति और लेखक जिसमें सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग बिल्कुल सुमेलित है। राज वल्लभ मंडन ये भी सुमेलित है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर ये भी है। प्रबंध कोश चंद्रशेखर, तो प्रबंध कोश के रचयिता है चंद्रशेखर नहीं है, तो कौन है? राजशेखर है। तो राजशेखर सूरी ने प्रबंध कोश नामक ग्रंथ की है वो रचना की थी। किसने? राजशेखर ने। तो प्रबंध कोश राजशेखर, प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग। ठीक है, राजवल्लभ मंडन। और ये जो मंडन है ये कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इनके भी शिल्पकार है। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, कई बार पूछा गया है, तो ये मंडन थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा का राजवंश, यानी कि कछवाहा की जो राजधानी है वो आमेर बनाई थी 1207 में। तो सवाल घुमा फिरा कर इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि 1207 में आमेर के किस शासक ने कछवा को अपनी, मतलब आमेर को अपनी राजधानी बनाया, या आमेर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। तो कछवाहा के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि कछवाहा राजवंश की राजस्थान में उन्होंने 4 राजधानियां है वो बनाई थी। सबसे पहले तो अगर कछवाहा की बात करें तो 1137 में एक नाम आता है दूल्हे राय, जिसे तेजकर्ण भी कहा जाता है। तो दूल्हे राय ने 1137 में मीणा और बड़गुजरों को हरा करके दौसा पर अधिकार किया और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, दौसा। तो सबसे पहली जो राजधानी है वो आपकी कछवाहा वंश की थी दौसा।
इसके बाद में दुले राय ने जमवारामगढ़ के मीणाओं और बड़गुजरों को पराजित करके जमवारामगढ़ में राजधानी बनाई। इसके बाद में आमेर में तीसरी राजधानी बना देते हैं कौन, ये आपका कोकिल देव 1207 में, जो कि 1727 तक आमेर के कछवाहा की राजवंश की राजधानी रहा। और उसके बाद में जयपुर में बना देते हैं कौन, सवाई जयसिंह। ठीक है, तो ये आमेर शासकों की 4 राजधानियां हैं, दौसा, जमवारामगढ़, दुलेराय, आमेर में कोकिल देव और जयपुर सवाई जयसिंह। ठीक है, दौसा, जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर, इन जो आपके राजधानी है इनको कालक्रमानुसार भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी से ध्यान में रखना है। तो कोकिल देव ने किसको परास्त करके कछवा राजवंश की राजधानी आमेर को बनाया था, तो मीणाओं को पराजित करके बनाया था, ये भी ध्यान में रखना है। जो आमेर का कछवाहा राजवंश है वो सब पहले तो किन के सामंत थे, चौहानों के सामंत थे। ठीक है, चौहानों के सामंत थे, और उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर बेरा, ये जो आपका ढूंढाड़ है, इस पे अधिकार करते हुए यहाँ पर मीणा और बड़गुजर वगैरह शासन चलाया करते थे, तो इनको पराजित करके यहाँ पर है वो अपनी राजधानी और राज्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट सवाल, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो सूफी संत जो मीठे साहब की दरगाह है वो आपकी गागरोन में स्थित है, गागरोन झालावाड़ में। तो गागरोन जो दुर्ग है, इसी दुर्ग में सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है। और ये दुर्ग किस प्रकार का है, ये जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। आहू और काली सिंध नदियां, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित गागरोन का दुर्ग प्रसिद्ध जल दुर्ग का उदाहरण है, जहां पर मीठे साहब की दरगाह है। नेक्स्ट है, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो केशवराय पाटन में हिंदू मंदिर है जिन्हें केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में केशव मंदिर कहाँ है, तो ये आपका केशवराय पाटन में स्थित है। ठीक है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक सवाल और भी पूछा जाता है, आभानेरी में जो मंदिर है, आभानेरी में हर्षत माता का मंदिर, ठीक है, आभानेरी में हर्षत माता का मंदिर है, ये मूल रूप से किन को समर्पित था? तो ये भी मूल रूप से आपका भगवान विष्णु को समर्पित था, ध्यान में रखना है आपको। चित्रकार अली राजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये आपकी बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, बीकानेर चित्रकला शैली। अब बीकानेर चित्रकला शैली की बात करें तो बीकानेर के एक शासक 1574 से लगा करके 1612 तक, अभी हमने जिसका डिस्कस किया उसका क्या नाम है, राय सिंह। और राय सिंह ये मुगल दरबार में आते जाते रहते थे दिल्ली में, और जब उन्होंने वहां पर देखा तो पुस्तक कला का काफी कार्य है वो किया जा रहा था, और मुगल दरबार में पेंटिंग का भी कार्य किया जा रहा था। तो वहां पर इन्होंने 2 चित्रकार को पकड़े और उन 2 चित्रकारों को बीकानेर है वो लेकर आ गए, जिसमें एक तो चित्रकार अली राजा था और एक था हामिद रुकनुद्दीन। इन दोनों को है बीकानेर लाए, और इन्होंने धीरे धीरे बीकानेर में चित्रकला का है वो विकास किया। उसके बाद में आगे शासक आते हैं जिसका नाम है अनूप सिंह। अनूप सिंह, अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातेब की उपाधि भी दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनूप सिंह के समय में ये जो रामलाल है, इसके अलावा अली रजा और हसन, ये प्रमुख चित्रकार हैं, इन्होंने काफी पेंटिंग में योगदान दिया। और अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीकानेर की जो पेंटिंग में एक तो आपकी उस्ता कला और एक है मथेरण कला। तो मथेरण कला और उस्ता कला है, ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उस्ता कला के प्रमुख जो कलाकार है उनका नाम है हिस्सामुद्दीन उस्ता। नेक्स्ट सवाल, जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? ये मैं आपको कई बार बताता रहता हूं विकल्पों में भी। तो जहूर खान है ये आपके मेवात से संबंधित है और प्रसिद्ध भपंग वादक है। जहूर खान मेवाती भपंग वादक
यानी कि बपंग लोक वाद्य से संबंधित है। अब यहाँ पर 3 और विकल्प दिए हुए हैं जो कि लोक वाद्य से संबंधित है, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। नड़ जो लोक वाद्य है, इनके प्रसिद्ध जो आपके कलाकार हैं वो कर्णा भील है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए। कर्णा भील नड़वाद्य। खड़ताल के बारे में, खड़ताल के जादूगर कहा जाता है सद्दीक खान को। ठीक है, किसको? सद्दीक खान को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। और अलगोजा की बात करें तो धोंधे खान, धोंधे खान जो अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार है, और ये राजस्थान का राजकीय, राजस्थान का क्या है? राजकीय वाद्य यंत्र है अलगोजा, जो कि बांसुरी के आकार का है, सुशीर वाद्य है। तो बपंग के जहूर खान मेवाती, नड़ के कर्णा भील, खड़ताल के सद्दीक खान और अलगोजा के धोंधे खान, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि आगामी परीक्षाओं में जहूर खान और बपंग ही पूछे, आप कन्नड़ का भी पूछा जा सकता है, खड़ताल का या अलगुजा का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित है। तो पोद्दार की जो हवेली है ये आपकी नवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, शेखावटी में जो मंडावा है, नयनसर है, नवलगढ़ है, ये काफी हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और मंडावा के लिए एक बार तो सवाल भी पूछा गया था कि शेखावटी का जो मंडावा है झुंझुनू का, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका परंपरागत हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भित्ति चित्रों और परंपरागत हवेलियों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया? तो दुर्गादास राठौड़, और एक नाम आता है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, गोराधाय, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। तो गोराधाय और दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मुगलों की कैद से बचा करके उन्हें वापस गद्दी पर बिठाने में है वो सहयोग किया था। दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है ये यानी कि मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, और इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। क्या? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सवाल भी मैंने आपको कई बार विकल्पों में बताया। जानकीलाल भांड है, इसे बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने के लिए जाना जाता है, और इस बहरूपिया कला को स्वांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वांग या बहरूपिया कला, जानकीलाल भांड। अब बात करते हैं विकल्पों की। तो देवीलाल सामर की बात करें तो देवीलाल सामर है ये आपकी कठपुतली कला, कठपुतली कला में इनका काफी योगदान रहा है। और इन्होंने एक आपकी उदयपुर में लोक कला मंडल, लोक कला मंडल जो कि कठपुतलियों को ही बढ़ावा देता है, तो उदयपुर में लोक कला मंडल के संस्थापक और निदेशक के रूप में आपका देवीलाल सामर ने काम किया है। ठीक है, लच्छीराम की बात करें तो लच्छीराम अभी मैंने बताया कुचामनी ख्याल से संबंध रखते हैं, और अल्लाह जिल्लाई बाई ये एक मांड गायकी से संबंध रखती है, मांड गायन से संबंध रखती है अल्लाह जिल्लाई बाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये विश्व की एक बहुत ही अनोखी घटना है, जो किसी फल के लिए बड़े स्तर पर लड़ाई युद्ध छिड़ गया और हजारों की संख्या में यहाँ पर सैनिकों ने अपने प्राण है वो गंवाए थे। तो हुआ यह था कि मतीरे की जो राड़ नामक युद्ध है ये आपका 1644 में लड़ा गया था। किनके मध्य? बीकानेर की सेना वर्सेज नागौर की सेना। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या था कि बीकानेर के गांव है जिसका नाम है सिलवा, और नागौर का गांव है जिसका नाम है जाखनिया। ठीक है, तो ये जाखनिया और सिलवा गांव है, ये
अंतिम सीमा पर बसे थे, यानी कि बीकानेर की अंतिम सीमा पर सिलवा था और नागौर की अंतिम सीमा पर जाखणिया था, यानी कि दोनों सीमावर्ती गांव थे। अब बीकानेर में एक मदिरा है वो उग गया। मदिरा का मतलब होता है तरबूज, ठीक है। तरबूज को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, मदिरा कहते हैं। तो तरबूज कहाँ पर उग गया, बीकानेर के सिलवा गांव की सीमा की सरहद में। और ये मतीर कि इस मतीरे की जो बेल है वो धीरे धीरे कहां पर चली गई, आपकी जाखणिया गांव में। यानी कि मतीरा उग तो गया कहां पर, बीकानेर के सिलवा गांव में, और ये जो बेल है वो बढ़ करके जाखणिया गांव में चली गई, और इसका जो फल है ये मतीरा है, ये आपके जाखणिया गांव में लग गया। तब यहाँ पर विवाद उत्पन्न ये हो गया कि जो नागौर के जाखणिया गांव वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि ये मतीरा तो हमारा है, क्योंकि हमारे खेत में है, ये पका है, बड़ा हुआ है। लेकिन बीकानेर के लोगों ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि इसकी जो जड़ें हैं ये हमारे खेत में है, हमारी जमीन में है, हमारी सीमा में है, इसीलिए इस मतीरे पर अधिकार है वो हमारा है। तो इसको लेकर के बड़े स्तर पर है वो युद्ध छिड़ गया। और यद्यपि बीकानेर के शासक और नागौर के शासकों को इस संबंध में जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये मुगलों के अधीन थे और मुगलों की सेवा में दोनों ही चले गए थे। तो बीकानेर के शासक और नागौर के शासक उस समय कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बीकानेर का शासक था कर्ण सिंह, ठीक है, और नागौर का शासक था अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है। तो अब ये जो युद्ध है वो किसने लड़े, क्या कर्ण सिंह और अमर सिंह ने लड़ा, नहीं। बीकानेर का जो सेना का सेनापति था उसका नाम था रामचंद्र मुखिया, रामचंद्र मुखिया। और नागौर के सेना का सेनानायक था सिंघवी सुकमल। सिंघवी सुकमल और रामचंद्र मुखिया यानी कि बीकानेर और नागौर के इन सैनिकों के मध्य, सेनापतियों के मध्य ये युद्ध होता है। और उसके बाद में जब इन शासकों को पता चलता है, कर्ण सिंह और अमर सिंह को पता चलता है, तब ये इस विवाद को लेकर के, जिस प्रकार से कश्मीर वाला विवाद भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे, उसी प्रकार से यह जो विवाद है ये अकबर के राज दरबार में लेकर गए। लेकिन तब तक तो ये युद्ध है ये काफी बड़े स्तर पर है वो छिड़ गया था, और अंततः हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कत्लेआम होने के बाद में बीकानेर है ये विजयी रहा था, और अंत में बीकानेर को ये मदिरा आपका मिला था, ठीक है। तो ये आपकी मदिरे की राड़ है, जो कि एक छोटे से फल के लिए भी इतने बड़े स्तर पर है, तो लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी। तो ये इतिहास है, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है, और इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जिससे संबंधित कई बार सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो राजस्थान का ये आपका राजस्थान है, ठीक है। और इस राजस्थान के ये जो भाग है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और ये जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल है, ये पूर्वी मैदान है, ये हाड़ौती का पठार है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा निर्धारित होती है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होती है। यहाँ पर अरावली के समांतर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसी यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का मतलब ये हुआ कि आपका पश्चिमी ये जो भाग है, इस यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और ये जो भाग है पूर्वी वाला यहाँ से 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए इसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का जो स्टेट ट्री कौन सा है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टोकोमोला अंडुलेटा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, होहोबा। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष तो कौन सा है आपका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, खेजड़ी, शमी वृक्ष भी कहते हैं और जांटी भी कहते हैं। खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन होती है।
दशहरे के दिन जांटी या शमी वृक्ष की पूजा भी होती है। 1983 को इसे राजस्थान के राजकीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है वो हुई थी। राजस्थान रेगिस्तान का कल्प वृक्ष की संज्ञा इसे दी जाती है, ठीक है। और थार का गौरव। टेकोमोला अंडुलेटा की बात करें तो टेकोमोला अंडुलेटा है, ये रोहिड़ा को कहा जाता है, ठीक है। और रोहिड़ा का फूल राजस्थान का राजकीय पुष्प है। इसे भी 1983 में राजकीय पुष्प का है वो दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा किसे कहते हैं? ये कहते हैं बबूल को। जो कांटेदार झाड़ियां होती है, बबूल होता है, उसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। होहोबा क्या है? तो होहोबा एक इजरायली पौधा है, इजरायली पौधा है जिसकी राजस्थान में खेती होती है। कहां पर? बीकानेर में, ठीक है। तो होहोबा की खेती भी राजस्थान में होती है, बीकानेर में, इजरायली पौधा है। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति का काल क्या है? तो राज प्रशस्ति का काल है 1676। राज प्रशस्ति क्या है? तो ये एक प्रशस्ति है, अभिलेख है, ठीक है। प्रशस्ति यानी कि 25 बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ राजवंश का इतिहास लिखा गया है। ये किसने उत्कीर्ण किया? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज जो समंद झील है, राजसमंद झील, जिसकी एक पाल है उसका नाम है नौ चौकी। राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर 25 बड़ी शिलाओं पर ये आपकी राज प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण की गई है, जिसमें कि मेवाड़ के शुरुआती राजवंशों से लगा करके राज सिंह के शासनकाल तक इसमें वर्णन है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि राजसमंद जो झील है इसका निर्माण गोमती नदी को रोक करके जो अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण है वो करवाया गया था। तो राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जो कि 25 बड़ी शिलाओं पर लिखी गई है। 1676 में रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके उत्कीर्णकर्ता थे, ठीक है। तो ये राज सिंह के शासनकाल की है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 200 ही है। लेकिन ये 200 कब हुई? तो 200 हुई थी आपकी 1977 में। प्रथम जो राजस्थान में आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे, और इस समय राजस्थान में विधानसभा की सीटें थी 160, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभा में राजस्थान की जो सीटें हैं वो 200 की गई? तो ये आपकी छठी विधानसभा थी, ठीक है। पहली अगर विधानसभा की बात करें तो पहली विधानसभा 1952 में विधानसभा के चुनाव हुए। इस समय राजस्थान में विधानसभा की सीटें 160 थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो विधानसभा है, ठीक है, और दूसरी विधानसभा में राजस्थान में विधानसभा की सीटें है 176 कर दी दूसरे चुनावों में। और उसके बाद में चौथी विधानसभा के समय राजस्थान में इस विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 184 कर दी थी, और छठी के समय कर दी थी 200, जो कि वर्तमान में भी 200 है। तो पहली में 160, दूसरी में 176, चौथी में 184 और छठी से वर्तमान तक 200 विधायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी 1977। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू हुआ 26 जनवरी 2000, 15 अगस्त 2000, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर 2000। तो राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है, ये 14 नवंबर 2011 को राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। 14 नवंबर को क्या है विशेष? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और नेहरू, पंडित नेहरू की जयंती है 14 नवंबर को। और इसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 है वो लागू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी 14 नवंबर 2011। अंतिम सवाल, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो राठौड़ वंश, गुहिल वंश, चावड़ा वंश और प्रतिहार वंश। तो ओसिया की जो मंदिर समूह है ये गुर्जर प्रतिहार वंशों की देन है।
तो इस मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो आपका सूर्य मंदिर, एक हरिहर मंदिर, और एक है इसमें सचिया माता का मंदिर, सचिया माता मंदिर। ठीक है, तो सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सचिया माता मंदिर है, ये ओशिया में स्थित है। ओशिया कहाँ है? तो ओशिया जोधपुर में है और प्रतिहार राजवंश की देन है, यानी कि प्रतिहार शासकों ने इन मंदिरों को है इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस पेपर में 40 प्रश्न पूछे थे जिनका हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अत्यंत पसंद आया होगा और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक रामबाण साबित होगा। हम प्रत्येक प्रश्नों को सिर्फ उसका उत्तर ही नहीं बता रहे हैं, अपितु विश्लेषणात्मक रूप से उनको पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इनसे बेनिफिट मिले, लाभ मिले। तो निःशुल्क में आपका इस प्रकार से जो आपको ये डेली सेशन मिल रहा है, इसका आप जरूर फायदा उठाएं, अपने और साथियों के साथ में भी शेयर करें। और इसके अलावा भी आप बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से, तो ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन है, वो आप आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मिलती रहेगी, तो इस टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा अवश्य बने। अगर आप RO एंड EO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो RO एंड EO के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट होगी। और इसमें टॉपिक वाइज पार्ट ए को बहुत ही अच्छी तरीके से है वो कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी रीट मेंस है, टीचर भर्ती है 3rd ग्रेड, इसके लिए भी, 2nd ग्रेड के लिए भी, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अच्छी तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, आपको ये सेशन किस प्रकार से क्या लग रहा है। आपके कुछ सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल का आइकन है, इसे क्लिक आप जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।